स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आज बात करेंगे 370 का स्पेशल प्लान क्लीन स्वीप पर ध्यान पर। कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद बीजेपी अब इसका भावनात्मक संबंध लोकसभा चुनावों में भी जोड़ने का विशेष प्लान बना रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का विशेष अभियान मध्य प्रदेश बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से धारा 370 की समाप्ति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद दिलाने का विशेष प्लान बना रही है और इस 370 के आंकड़े से जुड़े भावनात्मक संदेश को प्रत्येक बूथ तक पहुंचाना और हर कार्यकर्ता को इससे जोड़ने की कवायद है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 100 दिनों की विशेष कार्य योजना मध्य प्रदेश बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी के आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने के लक्ष्य को पाने के लिए मध्य प्रदेश इकाई ने मिशन 29 की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 25 फरवरी को बीजेपी की राजनीति के चाणक्य अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और इससे पार्टी के अभियान को और गति मिलेगी। इधर 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए जीतू पटवारी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद प्रदेश में कांग्रेस के लिए माहौल और नैरेटिव दोनों बदल जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में मिली पराजय में कांग्रेस अभी उभर नहीं पा रही है। उसमें भी हर दिन हाथ का साथ छोड़ते नेताओं की लंबी फौज से भी आम कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा हुई है। लिहाजा 365 दिन 24 घंटे की राजनीति और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जोड़ने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे निपटने में कांग्रेस अभी पिछड़ती दिखाई दे रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन तमाम सवाल ये हैं कि अब क्या कुछ रणनीति इन दलों की होगी जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो यहां से स्पष्ट नजर आ रहा है कि 370 सीटें हर बूथ पर बढ़ाई जाएंगी और इसको लेकर पार्टी अब सक्रिय भी हो गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस से प्रदेश सचिव सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ेंगे और सीधा चलेंगे मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जुटी हुई है और 370 का जो प्लान बनाया गया है, यानी हर बूथ पर 370 सीटें वोट ज्यादा को लेकर पड़े, उसको लेकर पूरी व्यवस्था जमाई जा रही है। बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। क्या कुछ ये बीजेपी का प्लान यहां से नजर आता है और कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में आगामी समय में न्याय यात्रा होने वाली है, कितनी भूमिका उसकी रहेगी और क्या कुछ रणनीति इन दलों की दिखाई दे रही है? बिल्कुल ऋषभ, अभी बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था दिल्ली में 2 दिन का। उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मंत्र दिया था अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, एक चीज है, कांग्रेस भले ही आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी किस तरह से चीजों को जनता से जोड़ती है। देखिए, 370 को लोकसभा में किस तरह से वो भुनाएगी। देखिए, 370 का एक भावनात्मक जो है उपयोग भी होगा, भावना जुड़ी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक कार्यकर्ता को कहा है कि आपको हर बूथ में 370 वोट बढ़ाने हैं। देखिए, 370 का नारा दे के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 370 सीट्स चाहिए इस बार। 400 पार तो जाएगा, लेकिन 370 हमारा लक्ष्य है और 300 हर कार्यकर्ता को हर बूथ में 370 वोट बढ़ाना है। तो देखिए कितनी तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 को बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ दिया और ये आने वाले लोकसभा में बीजेपी को निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर काफी इसको लेकर सक्रियता भी अब भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। कितना फायदा बीजेपी को इससे होगा, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सचिन वर्मा जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। 370 का जो स्पेशल प्लान आपने बनाया है, किस तरीके से आप इसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के सामने ही कांग्रेस भी अब न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू करने जा रही है और उसके अलावा जीतू पटवारी ने आज कहा है कि राम यात्रा भी वो निकालेंगे और तमाम तरीके से जो बीजेपी ने वायदे किए हैं उनको पूरा करने के लिए बीजेपी को सद्बुद्धि राम दे, उसको लेकर भी वो आगे अभियान चलाएंगे। तो क्या कुछ आपकी रणनीति, कांग्रेस की भी रणनीति स्पष्ट है? कितनी चुनौती कांग्रेस की आपके सामने होगी? देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर से हटाया है, उसके बाद से अब इस देश में सिर्फ एक निशान, एक विधान और एक संविधान रह गया है। और जो
हमने 370 का जो एक लक्ष्य लिया हुआ है वो भाजपा का लक्ष्य है। हाँ। और जो 400 पार का जो हमारा नारा है, वो 400 पार का जो लक्ष्य है वो एनडीए का लक्ष्य है। तो एनडीए का जो लक्ष्य है वो 400 का है, और जो भाजपा का इकलौता एज अ राजनीतिक पार्टी जो लक्ष्य हमने लिया है वो 370 का है। तो 370 का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना इस स्वर्णिम काल में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देने का लक्ष्य रखा गया है। और वोट परसेंटेज का भी एक लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है कि पिछला जो वोट परसेंटेज था मध्य प्रदेश में वो 58% का था, वोट शेयर जो भाजपा को प्राप्त हुआ था। अब उसको हमको 10% जो है आगे बढ़ाना है। 58% जो वोट शेयर जो पिछली बार का था। सचिन वर्मा जी, आप अपनी बात आगे रखिए, लेकिन एक काउंटर सवाल मेरा यह है कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 370 का जो आपने नया अभियान शुरू किया है वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि एक फिल्म भी आ रही है आर्टिकल 370 पर, और कांग्रेस या तमाम दल कहते आए हैं कि जब भी चुनाव आते हैं एक फिल्म भी जरूर आने लगी है। बॉलीवुड से भी आपका वो कनेक्शन बन गया है, जब भी चुनाव हो तो लोगों से कैसे जोड़ा जाए? देखिए, अब कांग्रेस तो जैसे अगर आप उसको समझें कि जब किसान आंदोलन कब होता है, जब लोकसभा चुनाव आने वाले होते हैं तब किसान आंदोलन होता है। तो अगर कोई बॉलीवुड की अगर कोई मूवी आ रही है, उसका अगर कनेक्शन वो राजनीति से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो किसान आंदोलन का जो कनेक्शन है वो कांग्रेस के साथ जुड़ता है, वो विपक्षी दलों के साथ जुड़ता है कि वो जब भी चुनाव आते हैं तो किसानों को भड़काने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं और फूट डालने का काम करते हैं। तो हमने जो 370 मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि 370 का जो आंकड़ा है या फिर जो शब्द है ये काफी आजकल चलन में आ रहा है। बिल्कुल, देखिए 370 जो है, अगर भारतीय राजनीति में भाजपा का जब उदय हुआ है तब से 370 को हटाने का एक जो लक्ष्य था हमने अपने घोषणा पत्रों में ले रखा था कि हम जो जब भी सत्ता प्राप्त करेंगे तो आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हम जम्मू कश्मीर से हटाएंगे और इस देश में जो है एक निशान, एक विधान और एक संविधान जो है लागू करवाएंगे। और हमने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और उसके बारे में एक राजनीतिक दल के रूप में हम जनता के सामने जा रहे हैं कि हमने 370 के जो प्रावधानों थे जिसका दुष्प्रभाव इस देश ने सालों तक झेला है, ये तीन परिवार जो एक नेहरू परिवार, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार और अब्दुल्ला परिवार, इन तीनों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है कुराज कर रखा था, उस कुराज को है भाजपा ने सुराज में बदल दिया है। और आज जो घाटी की जो हालत है वो इस बात को प्रदर्शित करती है, स्थापित करती है कि जो भाजपा ने 370 अनुच्छेद को हटाया है उसके अब जो सुखद परिणाम है वो दिखाई देने पड़ रहे हैं। ठीक है सचिन वर्मा जी, चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक रिएक्शन कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और साथ ही राम यात्रा पर भी आपका चाहूंगा। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से मेरा सवाल है। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। आपने जो बातें रखी, मैं चाहूंगा मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो कांग्रेस की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में निकलने वाली है और उसके अलावा राम यात्रा का ऐलान जीतू पटवारी कर रहे हैं, इसको लेकर अब चुनौती क्या बीजेपी के सामने होगी? क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी अब कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं राम यात्रा के जरिए आपके जो एक वोटर वर्ग है, हिंदुत्व को लेकर आप जो बातें कही जाती हैं उसको साधने की कोशिश यहाँ से कांग्रेस करेगी। देखिए ऋषभ, ये क्वेश्चन तो मीडिया को जीतू पटवारी जी से करना चाहिए कि उन्होंने राहुल गांधी जी से इस संबंध में कोई अनुमति प्राप्त कर ली है या नहीं कर ली है, क्योंकि वो एक धार्मिक कार्यक्रम जिसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसके निमंत्रण को लिखित रूप से अस्वीकार कर चुके हैं। तो आज राम यात्रा की जो जरूरत जीतू पटवारी जी महसूस कर रहे हैं इस प्रदेश में निकालने के लिए, तो उसके लिए उनको अपने जो नेता हैं राहुल गांधी उनसे अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिए कि उन्हें इस तरह की यात्रा निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक भ्रम की स्थिति है। ठीक है, जहां इनके शीर्ष नेता लिखित में निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, वहीं प्रदेश के नेता ये बोलते हैं बढ़ चढ़ कर के कि हम राम मंदिर में जाएंगे, हम दर्शन करेंगे।
लेकिन जाता कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी राहुल गांधी को नाराज नहीं करना चाहता। और राहुल गांधी जो है सार्वजनिक मंचों पे ये बोलते हैं पार्टी की मीटिंग में कि राम जो है, चूंकि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखा जा सकता, इसलिए राम भी में के जो है अस्तित्व पर भी विश्वास नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में इस तरह की कोई यात्रा हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह जो है कांग्रेस की भावनाओं के ऊपर लगता है। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सिद्धार्थ जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अगर राम यात्रा आप निकाल रहे हैं तो वो आपको अपना पुराने जो पूरा एक आपकी सियासत को लेकर, जो राम को लेकर बातें रही, वो याद दिला रहे हैं। और साथ ही अब बीजेपी की जो रणनीति है 370 की अभियान जो चलाया जा रहा है, कैसे आप इससे निपटेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बीजेपी ने कर ली हैं, सीधा असर अब इसका दिखना भी शुरू हो गया है। ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने बड़े संवेदनशील और एक बड़े विशेष मुद्दे पे आपने ये डिबेट रखी है, और मैं आपके सारे दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार बोलना चाहूंगा। और बहुत अच्छी बात है कि आज सचिन वर्मा जी ने ये खुद स्वयं अभी आपके सामने स्वीकार किया कि मुफ्ती मोहम्मद शहीद और अब्दुल्ला जी इसके कश्मीर के हालातों के लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं सर्वप्रथम उनको थोड़ा अतीत में ले जाते हुए उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि सर्वप्रथम 88 से लेके 90 तक मुफ्ती मोहम्मद शहीद के साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, जिस समय पे कश्मीरियों का पलायन चल रहा था। और कश्मीर फाइल्स बनाई गई कब? जब विधानसभा के चुनाव थे। तो अभी ये जिस प्रकार से बोल रहे थे कि जब चुनाव आता है तब कांग्रेस कुछ ना कुछ करती है, जैसा बयान दिया सचिन जी ने, तो मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि जनसंघ का जब कानपुर में जनसंघ का स्थापना दिवस 1991 में हुआ था, और उस समय पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां से एक बात बोली थी कि हम घाटी को खुशी विशेष दर्जा देने को तैयार हैं, और ये दर्जा तब तक जारी रह सकता है जब तक शेख अब्दुल्ला चाहें। ये किसके शब्द थे? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के थे। और मैं आपको तारीख भी बता दूंगा, 1991 में कानपुर अधिवेशन में जब जनसंघ का कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बात खुद स्वयं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कही थी। तो कम से कम आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में ये सब कर रहे हैं 370 और बाकी के हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने की, तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को इतिहास से भी वाकिफ कराएं। उसके बाद 9 जनवरी 1953 को 9 जनवरी 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखा बाकायदा जवाहरलाल नेहरू जी को, और उसमें लिखा कश्मीर घाटी में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में स्वतः के लिए खुशी से तैयार हो जाना चाहिए, किंतु लद्दाख और जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हो। ये भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, इसको भी जनता से अवगत कराए जाएं। फिर उसके बाद 14 फरवरी 1953 में फिर नेहरू जी को एक पत्र लिखा गया, और पत्र में लिखा गया कि दोनों पक्षों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। द्विपक्षीय कौन सी वार्ता होनी चाहिए? तो इसका मतलब साफ साफ है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस समय पे 370 के फेवर में थे, तो आज 370 हटा दिए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया जा रहा है। तो कम से कम अतीत में जाके भारतीय जनता पार्टी, और जब भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जब जनता पार्टी बनी थी जिसमें सम्मिलित हुए थे, और आज ये बात कर रहे हैं एक विधान एक निशान एक संविधान, तो क्या कारण रहा कि आप एक विधान एक संविधान और एक निशान की बात करते हैं? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को लेकर तो बीजेपी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन बीजेपी शुरुआत से ही 370 को अपने घोषणा पत्र में लिखती आई थी, लोगों को बताती आई थी, और उसको लेकर वो आगे बढ़े थे। तो इसमें क्या परेशानी हो सकती है आपको? देखिए राय साहब, मैं आपसे ऋषभ भाई यही बोलना चाह रहा हूं कि इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी, जो जनसंघ थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद नई पार्टी बनी जनता। आपने देखा जब ये कई पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था जनता दल। ठीक है। और उसके मेरी बात सुनिए, मैं अधूरी रह गई। और 1937 में सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलके। तो कम से कम ये भी जनता को बताएं, 2 नेशन थ्योरी कौन लेकर आया, ये भी बताएं। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को मना रहे हैं, तो ये भी बताएं कि उनके बलिदान के पीछे क्या क्या इतिहास रहा है, ये भी बताया जाए। ठीक है। जो मैं आज सचिन वर्मा जी, जो पूरा सारांश सिद्धार्थ जी की बातों का है कि आपने श्यामा प्रसाद जी के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, उसी को बदल दिया है। देखिए, अब सिद्धार्थ जी कहां से मटेरियल लेके आए हैं मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक निशान एक विधान और एक संविधान पे जो नारा है,
ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ही दिया था। और उन्होंने जो है इस भावना के साथ में ही अपना बलिदान जो है रहस्यात्मक रूप से उनका जो है देहांत हो गया। और वो इसी बात के लिए लड़ते रहे कि जो है धारा 370 जो आर्टिकल 370 जो वहां पर जम्मू कश्मीर पर गलत तरीके से नेहरू जी ने इम्पोज करवा दी थी, उसी का विरोध करते करते उन्होंने बलिदान दिया। तो अब सिद्धार्थ जी तो एक नई बात करने के लिए आ गए कि इतिहास नहीं पढ़ते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्यादा भरोसा करते हैं। उनके लिखित ये नए तरह का इतिहास कहाँ से पढ़ा है? प्रसाद मुखर्जी के लिखे हुए पत्र जवाहरलाल नेहरू जी के लिए उन्होंने ये बात बोली थी। और अगर आप एक विधान, एक संविधान और एक निशान की बात करते हैं तो फिर आपने सरकार क्यों बनाई? ठीक है, देखिए एक एक करके हमारे पास समय की भारी कमी है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा जो समय बचा है उस पर थोड़ी गंभीर चर्चा हो जाए। देखिए आप निश्चित तौर पर एक बढ़िया चर्चा इस पर कर रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे पहले भी कई चर्चाएं हुई हैं और आगे भी होंगी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, आगे रणनीति को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सिद्धार्थ जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, उसके बाद मैं सचिन जी के पास आऊंगा। सिद्धार्थ जी, सवाल ये कि इस रणनीति को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्या रणनीति कांग्रेस के पास है? देखिए, मैं सर्वप्रथम आज बड़े भारी दिल से मैं याद करना चाहूंगा स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्होंने भाकर नागल डैम बनाया, उसके बाद IIT IIM बनाए, कई सारे देश को है ना। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। पर हमने कभी भी इन सारी चीजों को इवेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया। आपने देखा 1977 की जो आंधी थी उसमें कांग्रेस पूरी बह गई थी। उसके बावजूद इंदिरा जी ने कभी भी 1971 की बात नहीं की कि हमने बांग्लादेश अलग कर दिया, उसको कभी इवेंट नहीं बनाया। उसके बाद जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस राष्ट्रीयकरण को भी हमने कभी देश पे नहीं थोपा कि कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने सदैव विकास की बात करी। भारतीय जनता पार्टी के पास आज मुद्दे नहीं है, सिर्फ इवेंट। अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास इतना बड़े 370 हटा दी, उसके बाद राम मंदिर बना दिया, सारी चीजें कर दी, तो उसके बाद 370 प्रत्येक बूथ पे जाने की बात क्या है? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है, इसलिए आज उनको ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है सिद्धार्थ जी, लेकिन मुकाबला कैसे करेंगे? तमाम चीजें हैं, मुकाबला आप कैसे करेंगे? अगर मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि अगर आप उज्ज्वला की बात करते हैं, कई विकास की बात करते हैं, 14 ठीक है समय हमारे पास कम है। सचिन जी, कोई रिएक्शन आपका? 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो झूठ बोलने का समय हमारे पास बहुत कम। सचिन जी, इनका इंडिया अलायंस कहाँ गया? आज जो है इंडिया अलायंस जो है उसने यहाँ खजुराहो की सीट जो मध्य प्रदेश में है वो समाजवादी पार्टी को दे दी है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आज कांग्रेस की स्थिति ये हो चुकी है। ऋषभ जी बड़े दुर्भाग्य है, 32 पार्टियां मिला के भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस के अलायंस इंडिया पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ में और ये 32 मिलकर लड़ रहे हैं और अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है। वो भी फर्जी मिस कॉल है जिसमें से। ठीक है सचिन जी, सिद्धार्थ जी, बहुत चर्चा इस पर हो सकती है, समय हमें इतनी परमिशन नहीं दे सकता। मुक्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी कि जिस तरीके से अब दोनों ही दल की रणनीति स्पष्ट है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी इस पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या कुछ स्थिति आप मध्य प्रदेश में रहकर लोकसभा चुनाव को लेकर देख रहे हैं? ऋषभ, जिस तरह से बात हो रही है कि कांग्रेस का आरोप बार बार आरोप लगाती है कि बीजेपी इवेंट बना लेती है, तो हमको समय के साथ बदलना होता है। देखिए, बीजेपी ने अपने आप को समय के साथ बदला है, पार्टी ने। अब जो है ब्रांडिंग का समय है, तो क्या गलत है? आप कांग्रेस को भी ब्रांडिंग करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, 370 हटाया और 370 को किस तरह से वो जोड़ रहे हैं, बीजेपी जोड़ रही है। और लोकसभा में जैसा मैंने पहले कहा कि निश्चित तौर पे उनको फायदा होगा। हर कार्यकर्ता अगर लग जाएगा कि हर बूथ में हमें 370 वोट बढ़ाने हैं, तो आप सोचिए कैसे लोकसभा में बीजेपी को फायदा नहीं होगा। निश्चित तौर पर संगठन स्तर पर तो इसका फायदा मिलेगा और सभी राजनीतिक दलों की कोशिश भी यही होती है कि अल्टीमेटली सत्ता में कैसे पहुंचा जाए और उसको लेकर क्या कुछ तरीके से आगे बढ़ा जाए, कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता से कनेक्ट किए जाएं। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज
370 का स्पेशल प्लान क्लीन स्वीप पर ध्यान। इसमें लगातार जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो स्पष्ट है कि हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा पड़े और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि इसके जरिए दी जाए और इससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी फायदा पहुंचे। लेकिन कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है। न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में निकालने जा रहे हैं और देश भर में निकाली जा रही है और साथ ही कांग्रेस अब राम यात्रा का जिक्र भी कर रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ रणनीति आगे देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।